कोरोना के प्रादुर्भाव के कारण सभी शिक्षण संस्थाएं बंद हैं। फिर भी आप लोग के अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था की गई है। बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर के माध्यम से आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस चालू रखी हैं। मैं आपकी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की मार्गदर्शिका गीता विजय त्रिपाठी। कक्षा 8वीं, विषय हिंदी। मार्गदर्शिका है श्रीमती गीता त्रिपाठी। पाठ का शीर्षक है मन का रोगी और लेखक है राम निरंजन शर्मा ठिमाऊ। बच्चों, ठिमाऊ यह इनका उपनाम है। राम निरंजन शर्मा ठिमाऊ के बारे में चलिए हम जानकारी प्राप्त करते हैं। इनका जन्म 1928 में पिलानी में हुआ, जो कि राजस्थान में स्थित है। आप हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ लेखक। आपकी रचनाएं प्रेरक, उद्बोधक तथा बाल मनोविज्ञान से भी जुड़ी हैं। आपने हिंदी साहित्य में अमूल्य योगदान दिया है। आपकी प्रमुख कृतियां हैं बालोत्सव, बाल कवितावली आदि। मन का रोगी। इस पाठ का शीर्षक है मन का रोगी। प्रस्तुत एकांकी के माध्यम से ठिमाऊ जी ने स्पष्ट किया है कि कम अंक पाने या परीक्षा में असफल रहने पर बच्चों को डांटना फटकारना उचित नहीं है। ऐसी अवस्था में अध्यापकों एवं अभिभावकों को चाहिए कि वे बच्चों का मनोबल ऊंचा करें, प्रताड़ना की जगह उन्हें प्रेरणा दें। ऐसा करने से ही बच्चे प्रगति कर सकेंगे। बच्चों, हमारी कक्षाओं में भी हम देखते हैं कि कुछ बच्चे पढ़ने में बहुत तेज होते हैं, कुछ बच्चे थोड़े कमज़ोर होते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं कि वो बच्चे अपने जीवन में असफल होते हैं। वे भी जीवन में बहुत सफलता प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि उनमें भी कुछ ऐसा गुण होता है जो उन्हें दूसरों से अलग करता है। जैसे कोई चित्रकला बहुत अच्छी करता है, कोई क्राफ्ट में यानी कार्यानुभव में बहुत अच्छा काम कर लेता है, कोई खेल में बहुत ऊंचा होता है, कोई गीत संगीत में बहुत आगे तक जाता है। तो इसका मतलब हर बच्चा, भगवान ने जो भी रचना की है वह अपने आप में एक अनूठी है। उसमें कुछ न कुछ कला गुण जरूर हैं, हमें बस उसे पहचानने की देर है। अध्यापकों को एवं अभिभावकों को दोनों को चाहिए कि वे बच्चों के उस गुण को पहचानें और उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दें, ताकि हर बच्चा एक फूल की भांति विकसित हो सके। चलिए हम इस नाटक को देखते हैं। पहला दृश्य। यह एक मध्यम परिवार का दृश्य है, जिसमें राम नरेश रामेश्वर चिंतामग्न दिखाई दे रहे हैं। इतने में उनके पुत्र सलील का प्रवेश होता है और वह राम किशोर के सामने से गुजर जाता है। राम किशोर उससे कहते हैं, सलील। सलील नीची गर्दन किए हुए वहीं रुक जाता है। राम किशोर फिर कहते हैं, कहाँ गए थे? सलील जवाब देता है, जी यहीं राकेश के पास गया था। राम किशोर जी इतने से ही चुप नहीं होते, वे उसे फिर डांटते हुए कहते हैं, तुम्हें 1000 बार कह दिया है कि इधर उधर मत घुमा करो। इतने में सलील की माँ का प्रवेश होता है। रामेश्वरी कहती हैं, क्यों रे, तू घर पर नहीं टिकता? इससे 1000 बार कह दिया कि कमरे में बैठकर पढ़ा कर। और रामेश्वर फिर बरस पड़ते हैं। रामकिशोर कहते हैं, तुम्हारा लाडला पास होता है प्रमोशन से, यानी कि 2 विषयों में फेल। क्यों रे, शर्म नहीं आती तुझे? पिता पुत्र को कम नंबर आने के लिए डांटते फटकारते हैं। बच्चों, जो कम और अगर बच्चों के अंक आते हैं तो पहले उसका हमें कारण ढूंढना चाहिए। इस तरह डांटना फटकारना नहीं चाहिए, क्योंकि इसका बच्चों पे बहुत बुरा असर पड़ता है। देखते हैं हम सलील यहाँ पर क्या जवाब देता है। सलील कहता है, जी। रामेश्वरी वे भी सुनाने में कम नहीं, वे भी सलील को सुनाने लगती हैं। कहानी सुनने का तो बड़ा चाव है, रात भर कहानी सुनाते रहो। खेलने के लिए खुला छोड़ दो और नाटक सिनेमा देखने के लिए तो 5 कोस चला जाएगा। रामेश्वरी, सलील की माँ, वो भी उसको हमेशा डांटती रहती हैं पढ़ने के लिए। उसे कहानी सुनना अच्छा लगता है, वह कहानी सुनना पसंद करता है। वे ये नहीं समझ पाती कि कहानी अगर वह सुनता है तो उसकी कल्पना शक्ति भी तो बढ़ती है, बल्कि वे इस बात को समझने के बदले उसे इसके लिए डांटने लगती हैं। बच्चों को खेलना अच्छा लगता है और खेलना भी चाहिए ताकि उनका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहे, लेकिन उसके लिए भी उसे डांट मिलती है। नाटक सिनेमा के लिए भी डांट मिलती है। वह बेचारा हर चीज़ के लिए डांट ही सुनता रहता है। रामकिशोर जी कहते हैं, जा अपने कमरे में जाकर चुपचाप पढ़।
सलील नीची गर्दन किए चला जाता है। रामेश्वरी खुद तो धमकाती हैं, लेकिन उसके पिताजी से कह रही हैं, आप इतना क्यों धमकाते हैं? रामकिशोर कहते हैं, तुम्हारे प्यार ने ही तो इसे बिगाड़ दिया है। रामेश्वरी वे जवाब देती हैं, आप भूल जाते हैं कि मैं माँ हूँ और फिर भगवान ने हमें एक ही तो संतान दी है। रामकिशोर कहते हैं, यह तुम्हारा लाड प्यार इसे बर्बाद कर देगा। यहाँ माता पिता की अपने संतान के प्रति चिंता दिखाई दे रही है। वे चाहते हैं कि उनका बच्चा पढ़ लिख कर नाम कमाए, हमेशा आगे रहे। लेकिन यहाँ पर माँ बाप को यह समझना चाहिए कि अगर बच्चा कमज़ोर हो रहा है, बच्चा पढ़ने में पीछे है, तो उसका क्या कारण है? क्या उसे विषय समझ में नहीं आ रहे हैं? क्या उसे विषय कठिन लग रहे हैं? यह माँ बाप को यहाँ समझना चाहिए। सलील का प्रवेश। कॉपी पेंसिल हाथ में है। यहाँ पर सलील अपने पिताजी के पास आ रहा है कुछ पूछने के लिए। सलील कहता है, पिताजी यह सवाल कैसे होगा? रामकिशोर जवाब देते हैं, अपने मास्टर जी से पूछना, मुझे अब कार्यालय जाने को देर हो रही है। बच्चों, यहीं पर अभिभावक गलती करते हैं। अगर बच्चा उनसे कुछ प्रश्न पूछता है तो उसको सेटिस्फाइड करना चाहिए, उसको संतोषजनक उत्तर देना चाहिए, हमेशा उसको टालना नहीं चाहिए, जैसे कि रामकिशोर कर रहे हैं। वे अपने कार्यालय जाने का बताकर सलील के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रहे हैं। सलील कहता है, मास्टर जी ने घर पर काम करने को दिया है, वह बेचारा क्या करे? उसे गृह कार्य दिया गया है जो कि उसे नहीं समझ में आ रहा है और उसे किसी के मदद की ज़रूरत है और उसके पिताजी उसकी मदद नहीं कर रहे हैं इसमें, जिसके कारण वह सवाल नहीं कर पा रहा है। रामकिशोर जी फिर कहते हैं, तो तुमने क्लास में क्यों नहीं पूछा? अब मेरा दिमाग मत खा, भाग यहाँ से। सलील चला जाता है। यही होता है, जब बच्चे किसी प्रॉब्लम में रहते हैं, किसी कठिनाई में रहते हैं, तो वे उस कठिनाई को दूर करने के लिए कई बार अपने अभिभावकों के पास जाते हैं, लेकिन अभिभावक कभी बहाना बनाकर, कभी डांट कर उन्हें चुप करा देते हैं और उन्हें भेज देते हैं। यह दृश्य, पहले दृश्य में हमने देखा कि सलील किस तरह अपने माता पिता से डांट खा रहा है कम नंबरों के लिए, और वह सवाल पूछना भी चाहता है तो उसके पेरेंट्स जवाब नहीं दे रहे हैं। अब हम दूसरे दृश्य में देखते हैं। रामकिशोर कागज़ पढ़ते हुए, हिंदी में 20 में से 1, अंग्रेजी में 20 में से 0, गणित में 20 में से 2, सामान्य ज्ञान में 10 में से 2 और सामाजिक विज्ञान में 10 में से 1.5। रामकिशोर यहाँ सलील का प्रगति पत्रक पढ़ रहे हैं और उसके कम नंबरों के कारण वे चिंतामग्न दिखाई दे रहे हैं। इतने में रामेश्वरी का प्रवेश होता है। रामेश्वरी आती हैं और कहती हैं, पत्र कहाँ से आया है? सलील के मामा का पत्र आए बहुत दिन हो गए, क्यों सब राजी खुशी तो है ना? यहाँ पर रामेश्वरी को लग रहा है कि उनके भाई ने पत्र भेजा है और वे पत्र के बारे में पूछ रही हैं कि उन्होंने पत्र में क्या लिखा है, सब राजी खुशी तो है। लेकिन रामकिशोर जवाब देते हैं कि यह पत्र सलील के मामा का नहीं, सलील के पहले टेस्ट का परिणाम है और साथ ही कक्षा अध्यापक का पत्र भी है। वे उन्हें बस समझाते हैं कि यह पत्र सलील के मामा ने नहीं भेजा है, बल्कि सलील के कक्षा अध्यापक ने भेजा है और उसके प्रगति पत्रक के साथ उन्होंने एक पत्र भी भेजा है। रामेश्वरी, क्यों सलील पास हो गया ना, स्कूल तो रोज जाता है। रामकिशोर, तुम्हारा लाडला पूरी तरह फेल हुआ है। वे रामेश्वरी को कहते हैं कि सलील बहुत बुरी तरह फेल हुआ है, उसको सभी विषय में बहुत कम अंक मिले हैं। रामेश्वरी कहती हैं, आप निराश मत होइए, सलील अभी बच्चा है, समझ जाएगा। हाँ, मास्टर जी ने क्या लिखा है? वे अपने पति को चिंतित देखकर उन्हें थोड़ा धीरज दे रही हैं, कह रही हैं कि आप निराश मत होइए, सलील अभी बच्चा है, अभी वह सिर्फ 6ठी क्लास में पढ़ रहा है। धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होगा वैसे वैसे वह समझदार हो जाएगा। और वे साथ में ये भी पूछ रही हैं कि सलील के जो कक्षा अध्यापक ने पत्र लिखा है वह किस बारे में है? रामेश्वरी कहती हैं, हाँ पढ़िए। रामकिशोर पत्र पढ़ते हैं। रामकिशोर जी सलील के कक्षा अध्यापक का पत्र पढ़ते हैं और देखिए, हम देखते हैं कि उन्होंने क्या लिखा है। प्रिय रामकिशोर जी, सलील के विषय में मैं अपना अध्ययन लिख रहा हूँ। मैंने देखा है कि सलील हमेशा चुप रहता है, मानो उसके दिल में किसी बात का डर हो, भय हो या संकोच हो।
वह तन से तो स्वस्थ है पर मन से नहीं। उसका मन कुछ कहना चाहता है पर सुनने वाला नहीं। ऐसा मैंने देखा है। आप इसके परिणाम को देखकर निराश न हो। इस प्रकार की गिरावट कभी कभी बच्चों की उन्नति में आ जाया करती है। हमें इसका हल खोजना है। धन्यवाद। भवदीय रामनाथ, कक्षा अध्यापक छठी। बच्चों, यहाँ पर सलील के परिणाम पत्र के साथ उसके कक्षा अध्यापक ने एक पत्र लिखा है और आपने पत्र को सुना। आप ये समझ ही गए होंगे कि वे कक्षा अध्यापक ने कितनी बारीकी से निरीक्षण किया है। और ये होता भी है। जो बात बहुत बार माँ बाप नहीं पहचान पाते वे टीचर्स जान जाते हैं, क्योंकि वे बच्चों के बारीकी से निरीक्षण करते हैं। हर बच्चा टीचर के लिए स्पेशल होता है और टीचर उसके बारे में हर कुछ जान जाते हैं, समझ जाते हैं अपने निरीक्षण के बल पे। उसी तरह सलील के भी कक्षा अध्यापक ने पहचान लिया कि वह हमेशा डरा सहमा रहता है। वह कुछ कहना चाहता है लेकिन संकोच करता है, डरता है कि कहीं मैं डांट न खा जाऊं। जिस तरह उसके पिताजी उसको डांट के चुप करा देते हैं हर प्रश्न पर, उसे यही डर लगता है कि मैं स्कूल में भी इसी तरह डांट खाऊंगा। इसीलिए वह टीचरों से पूछता नहीं प्रश्न और उत्तर नहीं जान पाता, जिसके कारण वह परीक्षा में फेल हो जाता है। यहाँ पर उसके टीचर, उसके कक्षा अध्यापक उसके पिताजी से शिकायत नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे उसे समझा रहे हैं उन्हें कि सलील पर इस बात का परिणाम हो रहा है। वह मन से रोगी बन रहा है और उसे फिर से मन से स्वस्थ बनाने के लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना है, क्योंकि कभी कभी यह गिरावट बच्चों की उन्नति में आ जाती है। कोई ऐसा पड़ाव आता है जहाँ पर बच्चे कुछ उद्विग्न हो जाते हैं, कुछ मन से दुखी हो जाते हैं। ऐसे समय पे उनके कठिनाइयों को हमें समझना चाहिए और उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। रामेश्वरी, सलील आजकल कुछ घुटा घुटा सा तो रहता है। जब कक्षाध्यापक का पत्र उन्होंने सुना तो रामेश्वरी को भी लगने लगा कि हाँ, सलील चुप चुप तो रहता है। उन्होंने भी यह निरीक्षण किया कि सलील चुप चुप रहता है, लेकिन उन्होंने इस बात को कभी रामकिशोर के सामने कहा नहीं। कभी इस बात पे उन्होंने चर्चा नहीं की, न सलील से पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, क्या कठिनाई है जो तुम्हारा स्वभाव बदल रहा है। रामकिशोर कहते हैं, हाँ, आज से मैंने मास्टर जी को पढ़ाने के लिए बुलाया है। बड़े अच्छे हैं। घड़ी देखते हुए वे अभी आते ही होंगे। तुम जरा सलील को बुलाओ। यहाँ पर रामकिशोर जी कहते हैं कि सलील का जो परिणाम आया है उससे मैं भी चिंतित हूँ। मुझे भी लग रहा है कि उसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। इसीलिए मैंने उसको घर में पढ़ाने के लिए एक अनुशिक्षक का नियुक्ति की है, ताकि वे सलील पर अलग से ध्यान दे सके। और वे समय देखते हुए कहते हैं कि समय तो हो गया है, अभी शायद वो अनुशिक्षक आते ही होंगे। वे रामेश्वरी को कहते हैं कि जाओ तुम सलील को बुला लाओ। इतने में रामेश्वरी जाती हैं सलील को बुलाने और अध्यापक महोदय आते हैं। अध्यापक महोदय, नमस्कार रामकिशोर जी। रामकिशोर कहते हैं, नमस्कार, आइए चंद्रशेखर जी, मैं अभी अभी आपकी ही बात कर रहा था। यहाँ पर रामकिशोर जी अध्यापक का स्वागत करते हैं और कहते हैं कि मैं अभी आपके बारे में ही चर्चा कर रहा था। अध्यापक, कहिए क्या आज्ञा है। रामकिशोर जी कहते हैं, आपसे मैं क्या कहूँ चंद्रशेखर जी, आप जानते हैं वही आदमी सुखी है जिसकी संतान लायक है। यह देखिए, सलील के पहले टेस्ट का परिणाम और साथ में कक्षा अध्यापक का पत्र भी है। अध्यापक दोनों पढ़ते हैं। अभी रामकिशोर जी अध्यापक के आते ही उनसे सलील के बारे में चर्चा कहते हैं और कहते हैं कि वही आदमी सुखी महसूस कर सकता है जिसके बच्चे लायक हों। और वह कक्षा के टेस्ट का परिणाम और जो कक्षा अध्यापक ने पत्र था, वह दोनों पत्र और परिणाम दोनों ही चीज़ें अध्यापक को सौंप दी। और जो उनके अनुशिक्षक आए थे उन्होंने ये दोनों चीज़ें ध्यान से पढ़ी। अध्यापक, मैं समझ गया। सलील की माँ का सलील के साथ प्रवेश। इतने में सलील भी अपनी माँ के साथ प्रवेश करता है। रामेश्वरी कहती हैं, नमस्कार मास्टर जी। सलील भी उन्हें नमस्ते कहता है। अध्यापक कहते हैं, सलील तो बड़ा अच्छा लड़का है। रामकिशोर कहते हैं, पर मास्टर जी इसके नंबर देखिए ना, किसी विषय में पास नहीं है। अध्यापक,
यहाँ पर सलील की प्रशंसा करते हैं, कहते हैं कि वह बहुत अच्छा लड़का है। बहुत बार बच्चों, किसी का मनोबल बढ़ाने के लिए हमें उसे थोड़ी सी प्रेरणा देने की आवश्यकता होती है और कक्षा अध्यापक वही कर रहे हैं। लेकिन रामकिशोर जी अपनी चिंता व्यक्त करते हैं कि इसके नंबर देखिए, यह तो सभी विषयों में बुरी तरह फेल हो चुका है। रामेश्वरी भी कहती हैं, बोलो सलील, चुप क्यों खड़े हो। अध्यापक कहते हैं, आप इसकी चिंता मत कीजिए, सलील की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दीजिए। जो अनुशिक्षक आए हैं वो भी सलील के मनोभाव को समझ रहे हैं, इसीलिए वे सलील के माता पिता को कहते हैं कि आप चिंतित मत होइए, अब सलील की सारी जिम्मेदारी मेरी है। रामेश्वरी, जी ठीक है। अध्यापक कहते हैं, सलील अब जाओ। सलील का प्रस्थान। अब मैं आप लोगों से सलील के विषय में 2-4 बातें पूछना चाहूँगा, आशा है आप संकोच नहीं करेंगे। सलील के जो अध्यापक आए हैं उन्हें सलील के बारे में कुछ प्रश्न पूछना है और वे बच्चों के मनोविज्ञान को अच्छी तरह समझ रहे हैं, इसीलिए प्रश्न पूछने के पहले उन्होंने सलील को वहाँ से हटा दिया ताकि जो भी वो प्रश्न पूछना चाहते हैं वह सलील के बात उसको न समझ के उसको संकोच न हो, वह अपने आप को अपमानित महसूस न करे। इसीलिए वे अकेले में सलील के माता पिता से प्रश्न पूछते हैं। रामकिशोर कहते हैं, अवश्य अवश्य पूछिए। अध्यापक पूछते हैं, सलील का 5वीं कक्षा में कैसा परिणाम रहा। रामेश्वरी कहती हैं, मास्टर जी 5वीं में भी मुश्किल से पास हुआ था। अध्यापक कहते हैं, तब आप लोगों ने क्या किया। असल में अध्यापक का प्रश्न पूछने का कारण यह था कि वे जानना चाहते थे कि अगर सलील के नंबर कम आ रहे हैं तो उसके जो पालक हैं, जो अभिभावक हैं, वे कैसा रिएक्ट कर रहे हैं, उनका सलील के प्रति व्यवहार कैसा हो रहा है। अध्यापक ने सलील के माता पिता से पूछा, तब आप लोगों ने क्या किया। रामेश्वर जवाब दे रहे हैं, हमने उसे खूब धमकाया था। बच्चों, पालक यही गलती करते हैं, वे बच्चों के कम नंबर आने पर उसका कारण जानने का प्रयास नहीं करते, बल्कि बच्चों को उसके लिए खूब डांटने फटकारने लगते हैं। अध्यापक कह रहे हैं, बस यही बुरी बात थी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम बच्चों के मनोबल को विकसित करके ही उसे एक आदर्श नागरिक बना सकते हैं। क्या आप कभी सलील के विद्यालय जाते हैं। यहाँ पर अध्यापक सलील के अभिभावकों को समझाते हैं कि आपने जो उसको डांटा वह गलत था। हमें बच्चों को डांट डपट के नहीं, बल्कि उसके मन को विकसित करके, उसके मनोबल को प्रेरणा द्वारा विकसित करके ही हम समाज के लिए एक आदर्श नागरिक विकसित कर सकते हैं। सलील के अंदर जो गुण हैं उसको विकसित करने के लिए हमें उसका मनोबल बढ़ाने की ज़रूरत है। साथ ही वे सलील के माता पिता से ये भी पूछ रहे हैं, क्या कभी आप उसके विद्यालय गए हैं। क्योंकि जब माता पिता बच्चों के विद्यालय जाते हैं तभी उन्हें पता चलता है कि बच्चे को विद्यालय में क्या कठिनाई आ रही है। यहाँ पर रामेश्वरी जी जवाब देती हैं, मैं तो आज तक नहीं गई। सोचिए, बच्चा 6ठी कक्षा तक पहुँच गया और उसकी माँ अभी तक उसके विद्यालय ही नहीं गई। रामकिशोर जी कहते हैं, मैं तो भर्ती कराने गया था, यानी जब वह 1ली कक्षा में एडमिशन कराने गए होंगे सलील का, तभी वो सलील के विद्यालय गए थे। उसके बाद बच्चा क्या पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, उनके अध्यापक कौन है, उसके मित्र कौन है, उसको पढ़ने में क्या कठिनाई आ रही है, या उसके स्कूलों में कौन कौन से अलग से कार्यक्रम हो रहे हैं, वह उसमें भाग ले रहा है कि नहीं, और अगर नहीं ले रहा है तो क्यों नहीं ले रहा है, ये सब जानने का उन्होंने कभी आवश्यकता ही नहीं समझी। यहाँ पर अध्यापक कह रहे हैं, यह आपकी दूसरी भूल है, आपको कम से कम सप्ताह में एक बार विद्यालय अवश्य जाना चाहिए। यहाँ पर जो अध्यापक आए हैं चंद्रशेखर जी, वे सलील के पिताजी को समझा रहे हैं कि आपने यह दूसरी भूल की है, आपको सप्ताह में एक बार सलील के विद्यालय जरूर जाना चाहिए था। देखना चाहिए कि स्कूल में क्या हो रहा है, अध्यापकों का उद्देश्य क्या है और आप उसमें क्या सहायता कर सकते हैं। बच्चों, बहुत बार पालक यही गलती करते हैं, वे बच्चों का स्कूल में नाम तो लिखा देते हैं और समझते हैं कि उनकी जिम्मेदारी समाप्त हो गई, अब पढ़ाने की सारी जिम्मेदारी अध्यापकों की है। अगर बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है या किसी व्यवहार में वो गलत कुछ कर रहा है या कभी उसका स्वभाव गलत है, तो तुरंत पेरेंट्स ये कहते हुए नहीं हिचकते
कि तुम्हारे टीचर ने यही सिखाया है। हर बार सारा दोष टीचरों पे आ जाता है। वो ये नहीं समझ पाते कि बच्चा स्कूल में जाता है सिर्फ 6 घंटे के लिए, बाकी समय तो वह घर में ही रहता है ना। तो कुछ पालकों की भी जिम्मेदारी होती है उसके अध्ययन अध्यापन के प्रति। वे ये नहीं समझ पाते कि बच्चों की पढ़ाई सिर्फ अध्यापकों की जिम्मेदारी नहीं है, उसके लिए पेरेंट्स को भी, पालकों को भी साथ में मिलकर कार्य करना चाहिए। उन्हें देखना चाहिए कि अध्यापकों का उद्देश्य क्या है, अध्यापक बच्चों को किस तरह पढ़ाने जा रहे हैं, वे बच्चों से कौन कौन से कार्यक्रमों के में भाग लेने की अपेक्षा करते हैं, और अभिभावकों को अध्यापकों की सहायता करनी चाहिए। अर्थात उन्हें ये नहीं करना कि जाके पढ़ाना है स्कूल में, बल्कि उन्हें ये देखना है कि अध्यापक उनके बच्चों से क्या उम्मीद करते हैं, उनके बच्चों की पढ़ाई में क्या कठिनाई आ रही है और उनका बच्चे को क्या पढ़ना चाहिए, उनका बच्चा किस विषय में कमज़ोर पड़ रहा है, किस विषय में ध्यान देने की ज़रूरत है। वे अध्यापकों के साथ अगर अभिभावक भी इस बात को ध्यान दे, जरा सा घर में ध्यान दे बच्चों के ऊपर, तो बच्चा हर विषय में तेज हो सकता है। उन्हें अध्यापकों की सहायता अपने बच्चे के लिए करनी चाहिए। रामेश्वरी को ये बात समझ में आती है और वे कहती हैं, मैं कल ही सलील के विद्यालय जाऊंगी। रामकिशोर जी भी कहते हैं, आगे से मैं सप्ताह में एक बार सलील के अध्यापकों से मिला करूंगा। अब कक्षा जो अध्यापक से मिलने की बात है, वे रामकिशोर जी भी अनुभव कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि मैं सप्ताह में एक बार ज़रूर सलील के विद्यालय जाऊंगा और उनके कक्षा अध्यापक से ज़रूर मिलूंगा, ताकि सलील को जो भी कठिनाई आ रही है उसे हम दूर कर सकें। अध्यापक कहते हैं, ऐसा करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि सलील में सुधार होगा। अच्छा, अब आज्ञा दीजिए, नमस्कार। दोनों नमस्कार करते हैं। यहाँ पर बच्चों, सलील के जो अध्यापक आए हैं उनका उद्देश्य यह था कि सलील के अभिभावकों को समझाएं। यहाँ पर उन्होंने सलील को कम नंबर आने के लिए डांटा नहीं, सलील के जो परीक्षा परिणाम आया था उसके लिए उसको लज्जित नहीं किया, बल्कि उन्होंने इसके कारण को जानने का प्रयास किया। उन्होंने यह जानने का प्रयास किया कि उसके नंबर कम आने के बाद उसके अभिभावक क्या करते हैं, कैसा रिएक्ट करते हैं, और सलील को पढ़ाने के लिए उसके अभिभावक कितना योगदान दे रहे हैं। यह उन्होंने जाना ताकि वे सलील की कठिनाइयों को समझ सके, सलील की कठिनाइयाँ कहाँ से शुरू हो रही हैं ये जान सके। और यह जानना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि उन्हें सलील को फिर से खड़ा करना था पढ़ाई में के लिए, फिर से सलील का अध्ययन अध्यापन में रुचि जागृत करनी थी, और ऐसा वे अकेले नहीं कर सकते थे। इसके लिए सलील के कक्षा अध्यापक, सलील के अभिभावक और सलील के जो अनुशिक्षक थे, तीनों को मिलकर करना है और सलील को फिर से एक अच्छा बच्चा बनना है, ताकि वह मन से जो रोगी होता जा रहा है वह सुधर जाए और मन से स्वस्थ हो जाए, पढ़ाई में वह अच्छा हो सके। अध्यापक ऐसा सब समझाने के बाद कहते हैं कि अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो निश्चित ही सलील में सुधार जरूर आएगा, हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। और वे आज इतनी ही बात करके आज्ञा लेते हैं और चले जाते हैं, और सलील के माता पिता भी उन्हें नमस्कार करते हैं। बच्चों, यहाँ पर इस एकांकी के 2 दृश्यों को हमने इस तासिका के इस भाग में पढ़ा। इसके आने वाली तासिका में हम इसके बाद के तीसरे और चौथे दृश्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। शब्द वाटिका। बच्चों, हमने इस जो एकांकी था उसमें जितने भी भागों को पढ़ा है, उन भागों में जो कठिन शब्द आए हैं उनके हम अर्थ देखते हैं। चिंतामग्न, इसका अर्थ होगा चिंता में डूबा होना। लाडला, इसका अर्थ है प्रिय। प्रमोशन, इसका अर्थ होगा तरक्की। बच्चों, प्रमोशन यह शब्द अंग्रेजी से हिंदी में आया है। चाव, इसका अर्थ है इच्छा। संतान, इसका अर्थ होगा बच्चे। उन्नति, विकास। परिणाम, फल। स्वस्थ, रोग मुक्त। भवदीय, आपका। बच्चों, आपने ज़्यादातर देखा होगा पत्र के अंत में भवदीय लिखा हुआ होता है, इसका अर्थ होता है आपका। लायक अर्थात योग्य। कुछ और भी कठिन शब्द हैं, चलिए हम उनका भी अर्थ शब्द वाटिका में देख लेते हैं।
प्रस्थान अर्थात जाना। मुश्किल कठिनाई। मनोबल आत्मशक्ति। उद्देश्य लक्ष्य। संकोच हिचक। सहायता मदद। बच्चों, हमने सलील के कक्षा अध्यापक का नाम बताओ। सलील के कक्षा अध्यापक का नाम श्री रामनाथ था। सलील के पहले टेस्ट का क्या परिणाम आया? सलील के पहले टेस्ट में सभी विषयों में वह फेल हो गया था। सलील के माता पिता को सलील से क्या शिकायत थी? बच्चों, ये शिकायतें तो आपने यह नाटक पढ़ने के बाद समझ ही लिया होगा और अब तक आपने इसका उत्तर सोच भी लिया होगा। चलिए हम देखते हैं। सलील का ठीक से पढ़ाई न करना, नाटक सिनेमा देखना, हमेशा कहानी सुनना और घर पर न टिकना, ये शिकायतें सलील के माता पिता को सलील से थी। बच्चों, ये शिकायतें तो हर बच्चे के पेरेंट्स को रहती हैं। आपके भी माता पिता को आपसे ज़रूर ये शिकायतें रहती ही होंगी। सलील की परेशानियों को किसने समझा? सलील की परेशानियों को उसके कक्षा अध्यापक और उसके अनुशिक्षक ने समझा। बच्चों की परेशानियों को शिक्षक और माता पिता ये चाहे तो अच्छी तरह समझ के दूर कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे ये पहली तासिका समाप्त होती है। इसके आगे का नाटक हम अगली तासिका में देखेंगे। धन्यवाद। बच्चों, एक बार वीडियो देखने के बाद कभी कभी कुछ अंश समझ में नहीं आते, इसलिए आप वीडियो को बार बार देखिए और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।